प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष संसद के मानसून सत्र को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा। मंगलवार को बीजेपी सांसदों की एक बैठक में पीएम ने विपक्ष के इस रवैये को संसद, संविधान, लोकतंत्र और जनता का अपमान बताया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवाभाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को अपमानजनक बताया। कहा कि जनता ही सांसदों को चुनती है, पापड़ी चाट बनाने की बात करना अपमानजनक है। कागज छीन लेना और उसके टुकड़े कर फेंकना और माफी भी ना मांगना उनके अहंकार को दर्शाता है। दिल्ली के विधायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों की तरह हो, इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है। विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया है। मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है, यानी देश के बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली के विधायकों का वेतन अब भी सबसे कम ही रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा की विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक की और बैठक में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले में सरकार से जांच कराने की मांग की। महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद में साइकिल मार्च निकाली और विपक्षी नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया। इस हार के साथ भारत का सुनहरा सपना भी टूट गया। मैच में पहले भारत ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अंत में दबाव में आने के कारण मैच से हाथ धोना पड़ा। हार के बाद भी भारतीय हॉकी टीम से कांस्य पदक की उम्मीद है। आगे सेमीफाइनल में जो टीम हारती है उसके साथ भारत का मुकाबला 5 अगस्त को होगा और अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो कांस्य पदक हमें जरूर मिलेगा। सेमीफाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट में उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। भारत की महिला पहलवान सोनम मंगलवार को 62 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल वर्ग के अपने पहले ही मुकाबले में हारकर टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई है। माकुहारी में से हॉले मैट बी पर राउंड ऑफ 8 मुकाबले में सोनम का सामना एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता मंगोलिया की बोलोरतुया से हुआ, जिसे बोलोरतुया ने जीत लिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग टोक्यो और पैरालंपिक में जाएंगे तो आप तिरंगे की शान को वहां बढ़ाएंगे। आप जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज स्वदेश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सिंधु के कोच भी उनके साथ थे और इस दौरान सिंधु ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन सहित सभी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरा उत्साह बढ़ाया। ये बहुत खुशी का पल है। सीबीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम 2021 घोषित कर दिया गया है और इस साल 20,97,128 छात्रों ने सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और इन छात्रों में से 20,76,997 पास हुए। ओवरऑल पासिंग प्रतिशत इस साल 99.4% रहा। इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही। सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणाम 2021 में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.89 और लड़कों का 99.24% है। बता दें कि बीते साल सीबीएसई 10वीं के नतीजे में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.31 रहा था जबकि लड़कों का 90.14% था। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महामारी की तीसरी लहर अगस्त में दस्तक दे देगी। अक्टूबर में ये चरम पर होगी। संभावना है कि देश में हर दिन 1.5 लाख मरीज मिले। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर के वैज्ञानिकों ने अनुमान मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर लगाया। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से रायपुर में अब तक 10 मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, लेकिन रमन मंदिर वार्ड के कंटेनमेंट जोन में लोग बेरोक-टोक आना जाना कर रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति के बिल्डिंग के लोग भी बाहर निकलकर घूम रहे हैं। प्रशासनिक निर्देश के बावजूद यहां निगम का कोई कर्मचारी न पुलिस का जवान मौजूद है।
शिवराज कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। आबकारी नीति के तहत जहरीली शराब बेचने वालों को उम्र कैद से फांसी तक की सजा का प्रावधान है। विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश हो सकता है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार सभी शहरों गांवों में दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन करने जा रही है। इन समितियों पर जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी रोकने और मॉनिटरिंग का अधिकार भी इन्हें दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। सीएम ने उन्हें बाढ़ग्रस्त इलाके में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। साथ ही सेना की मदद लेने पर भी चर्चा की, जिस पर प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम भूपेश बघेल नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। आज गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों ने पदभार लिया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।